वेलकम बैक मेरे शेरों। आई होप आप पोटेंशियोमीटर पार्ट 1 की वीडियो के थ्रू जा चुके होंगे। आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा एंड आई होप आपको बेसिक्स भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर की। आपके सिलेबस में दो ही एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन अगर आपको दो अननोन सेल्स दे दिए जाएँ और उनका EMF कंपैरिजन पूछा जाए तो आप इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो है किसी भी गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। याद रहे एक बात जो मैंने जो है पहले पार्ट 1 में बता रखी है कि पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है यानी कि ड्रॉप इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। एज वेल एज एक बात और मैंने बताई थी कि इफेक्टिव लेंथ के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका फादर कौन है, यानी कि सोर्स वोल्टेज का कौन है और सोर्स वोल्टेज का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप पोटेंशियोमीटर पार्ट 1 जरूर देखें, उससे आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं इन दोनों पॉइंट्स को बहुत फ्रिक्वेंटली इन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि दो गिवन सेल्स का EMF कैसे कंपेयर किया जाता है पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। जब हम गिवन सेल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर गिवन सेल्स का मतलब क्या है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के थ्रू आप लोग जा चुके होंगे, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेल्स में दो बेसिक सेल्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक लैक्रांशिये सेल है जिसके बारे में आपने जाना होगा, यूज एंड थ्रो सेल्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं ये लैक्रांशिये सेल के। एंड डैनियल सेल के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिंक कॉपर सेल। तो इन सेल्स में ऐसा भी हो सकता है कि लैब में आपको ये जो है सेल्स प्रिपेयर्ड दिए जाएँ कि इनका EMF कंपेयर कीजिए, या फिर आपको दो अलग अलग EMF के लैक्रांशिये सेल्स भी दिए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिकल। आज हम बात करेंगे कि कैसे दो गिवन सेल्स का EMF कंपेयर किया जाता है पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। और यहाँ पर मैं पोटेंशियोमीटर की जब भी बात करूँगा तो मैं एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर आपके लैब में यूज़ होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर अगर आपने लैब में देखा होगा तो उसमें मल्टीपल टर्न्स होते हैं, यानी कि उसकी इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाने के लिए, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए उसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है। ऑब्वियसली अगर आप लेंथ सीधी वायर में बढ़ाओगे तो आपको एक बहुत लॉन्ग वायर चाहिएगी, तो उसको मल्टीपल टर्न्स देके एक लिमिटेड रेंज के अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि साइज के अंदर रेंज बढ़ा दी जाती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाती है। अभी हम उस बारे में बात कर भी नहीं रहे, हम मेनली एक सिंपल पीस ऑफ वायर रखेंगे, वही कॉन्सेप्ट जो हमने पार्ट 1 में देखा था, और वहीं पर हम जो है एक सेल जो है गिवन सेल को वहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि EMF एक्टिव कब होता है किसी सेल के अंदर। तो टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF का आपको बहुत अच्छे से पता है कि V इक्वल्स टू E माइनस IR। मैं उसी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जाएगा उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है दैट इज द EMF ऑफ द सेल। बिकॉज इफ हम कहें कि I इक्वल्स टू 0 यानी कि कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है सेल में से, तो उस टाइम पर V इक्वल्स टू E होगा, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, EMF के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से पता है। सेम टेक्निक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। किस तरह से, अब आप लोग सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, सेम वही जो है मैं डायग्राम, सर्किट डायग्राम वही यूज़ करूँगा। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB, जिसको हमने एक सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है विद एन एमीटर, करंट को मेंटेन करने के लिए एक रियोस्टेट, स्विच भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे आजकल जो है हम लोग बैटरी एलिमिनेटर से यूज़ करते हैं तो उसमें स्विच पहले से ही मिलता है हमको। ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB, जिसकी टोटल लेंथ हम L मान सकते हैं यहाँ पर, और उसका टोटल रेजिस्टेंस जो है RAB मान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हमें पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल प्री डिफाइन कर लेना है। कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि A को हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे और B को नेगेटिव। ये डिसाइड हुआ है किससे, सोर्स वोल्टेज से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ES से। इस बार जब आपने लास्ट टाइम यहाँ पर जॉकी कनेक्ट किया था तो उसके साथ क्या कनेक्ट किया था, एक वोल्ट मीटर, ये शो करने के लिए कि कैसे इफेक्टिव लेंथ चेंज कर देने पर जो हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो वेरी करती है। प्रैक्टिकली भी मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। इस बार आपको क्या करना है, यहीं पर इसके साथ वो टेस्टिंग सेल कनेक्ट करना है, पर इसमें एक ट्विस्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने सोर्स वोल्टेज का पॉजिटिव पॉइंट A पर कनेक्ट किया है, जो कि आपने मार्क भी किया हुआ है,
सो ये बात अपने दिमाग में रखेंगे कि इस सेल का भी पॉजिटिव वहीं पर ही कनेक्ट करना है। ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। तो मैं इस डायग्राम को, सर्किट डायग्राम को अभी यहीं पर ही अधूरा छोड़ता हूं, और पहले आप ध्यान देंगे कि हमने ये लॉजिक जो है क्यों इंप्लीमेंट किया, या फिर ये कह सकते हैं कि बात आई कहां से। तो एक बिल्कुल सिंपलेस्ट सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आप किरचॉफ लॉ में पढ़ भी चुके हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो किरचॉफ लॉ और उसके जो हम बात करें तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, करंट निकालने के लिए, ईच आर्म में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इस बात पर मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। और मैं आपको इतनी इजी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप किसी भी तरह का किरचॉफ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं एक स्पेशल सर्किट की, जिसमें मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर बीच में कनेक्ट किया हुआ है, दो सेल्स के बीच में जिनका ईएमएफ डिफरेंट है। मान लीजिए इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। इस टाइम पर हम ये मानकर चल लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम है। आप इस इक्वेशन को अच्छे से देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है और दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और ये एक वेरिएबल बैटरी है, E1 या E2 दोनों को भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, बीच में गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के एक एंड को A बोल देते हैं, दूसरे एंड को B बोल देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर करंट पास होगा, किस डायरेक्शन में होगा ये किससे तय होगा, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का कॉज क्या होता है, किसी वायर के थ्रू पास होने इलेक्ट्रिक करंट किससे जो है डिसाइड होता है, और उसका कॉज क्या है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इलेक्ट्रिक वायर में कोई करंट पास नहीं होगा। तो हम सीधे कह सकते हैं कि इफ VA इक्वल्स टू VB देन डेफिनेटली IG विल बी जीरो, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बात हमें अच्छे से पता है। तो आपने क्या किया, किसी भी एक बैटरी के वोल्टेज को आपने चेंज करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली एक बात होगी यहाँ पर, बिकॉज दोनों के सेम टर्मिनल्स, एक्चुअल में सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वे एक दूसरे की अपोजिंग बैटरीज हैं या अपोजिंग वोल्टेजेस हैं, वे एक दूसरे को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब हायर वोल्टेज। तो VA भी पॉजिटिव, VB भी पॉजिटिव, या फिर इधर अगर गैल्वेनोमीटर को इधर लगाते तो VB भी नेगेटिव और VA भी नेगेटिव। अब अगर मान लें कि आपने इस EMF को इतना चेंज कर दिया कि VA एंड VB दोनों सेम हो गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि IG जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला जो करंट है वो जीरो हो गया, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या बात प्रूव कर रहा है कि VA और VB इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों की वोल्टेज सेम है। तो बाई चांस अगर आपको एक का EMF पता है या एक की वोल्टेज पता है, तो टेक्निकली आपको दूसरे की वोल्टेज भी पता लग जाएगी, अगर आपने ये कंडीशन अचीव कर ली। और इस कंडीशन को बोलते हैं नल पॉइंट कंडीशन, अगर हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर VA और VB इक्वल हैं तो उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, या रिवर्सली इसको आप पढ़ सकते हो कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली VA एंड VB सेम है। सेम यही लॉजिक हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक वोल्टेज कहाँ से मिल रही है, मैंने आपको बोला था सोर्स क्या था, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जो मिलती है उसका फादर कौन है, ES। तो लेकिन इफेक्टिव लेंथ बदलोगे तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज क्या होगी, चेंज। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर रहा है, एक वेरिएबल वोल्टेज की तरह, जबकि नीचे वाला एक फिक्स्ड वोल्टेज है जिसको हम टेस्टिंग वोल्टेज E बोल सकते हैं। अब साथ में आपने इसके साथ क्या कनेक्ट किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और जो फर्दर कनेक्टेड है जॉकी के साथ, इस तरह से। अब आपने जॉकी को इस पर स्लाइड करना शुरू किया, तो जब तक इसके अक्रॉस यानी कि इफेक्टिव लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वल नहीं हो जाती किसके, टेस्टिंग वोल्टेज के या टेस्टिंग EMF के, तो तब तक इस गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया यहाँ पर जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है कि IG इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो डेफिनेटली उस इफेक्टिव लेंथ के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेल की वोल्टेज के या सेल के EMF के। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वोल्टेज और EMF इक्वल है, क्योंकि उस टाइम पर करंट जीरो है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि इन दैट सिचुएशन, यानी कि फॉर IG इक्वल्स टू जीरो, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस इफेक्टिव लेंथ AJ, वोल्टेज अक्रॉस AJ वो किसके इक्वल होगा, टेस्टिंग सेल के EMF के इक्वल होगा। ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अच्छे से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल VAJ किसके इक्वल होता है, VAJ इक्वल होता है KL के, जहां K क्या था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L क्या था इफेक्टिव लेंथ, जो हमने पार्ट 1 में जस्टिफाई भी किया था।
तो मैं ये VAG की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास KL। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट आया है हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को प्रूव करने के लिए या उसको डेराइव करने के लिए। तो E जो है सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, K एंड L पर, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब इस लॉजिक को अब मान लीजिए कि आपके पास दो सेल्स हैं, मैं स्टैंडर्ड जो डायग्राम है सर के डायग्राम आपकी बुक्स में दिया हुआ है उसमें उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक 2 वे स्विच लगाया हुआ है। 2 वे स्विच का पर्पस क्या है कि एक टाइम आपने एक सेल को एक्टिवेट किया और सेकंड राउंड में आपने दूसरे सेल को एक्टिवेट कर दिया और फर्स्ट सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 वे स्विच ही आपको यूज करना है, बस वो एक कन्वीनियंट मेथड हो जाता है। तो इसी चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या मानकर चलेंगे कि पहले हमने एक सेल जिसका EMF E1 है उसको यहाँ पर अप्लाई किया और उसके लिए नल पॉइंट ढूंढा। तो उसके लिए सपोज नल पॉइंट मिला हमें L1 लेंथ पर, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस AJ इक्वल्स टू E1 या वोल्टेज अक्रॉस AJ इक्वल्स टू KL1, सो E1 इक्वल्स टू KL1। K तो कांस्टेंट है, वो तो सेल आप E1 यूज कीजिए E2 यूज कीजिए सेम ही रहेगा। अब इस बार आपको सेल चेंज कर देना है, यानी कि इस बार दूसरा जो टेस्टिंग सेल है आपको दिया हुआ है उसको आप यहां पर कनेक्ट करेंगे, इसको हटाकर सेम पोलैरिटी यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव इस तरह से कनेक्ट किया, फिर से यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, यानी कि दोबारा से आपने एक नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश की। तो सपोज इस बार जो नल पॉइंट आपको मिल रहा है वो मैं यहाँ पर आपको ऐसे भी शो कर सकता हूँ कि इस बार E2 हमने यहाँ पर यूज़ किया। आप वीडियो पॉज करके E1 के लिए रीडिंग्स दोबारा से देख सकते हैं या पूरा पैटर्न दोबारा से देख सकते हैं। इस बार हमने E2 यूज़ किया एंड इस बार हम मानकर चलते हैं कि जो आपका नल पॉइंट था गैल्वेनोमीटर का वो हमें यहाँ पर किसी पोजीशन J' पर मिला, जिसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगी इफेक्टिव लेंथ हमने मानी L2 है और वोल्टेज को हमने नाम दिया VAJ'। आपने वही कंडीशन दोबारा अचीव करी, नल पॉइंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो VAJ' इस बार किसके इक्वल होगा, E2 के इक्वल होगा। इसी ब्लूप्रिंट को हम फिर से फॉलो कर रहे हैं, तो E2 के इक्वल होगा और VAJ' किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, KL2 के इक्वल होगा। तो आप यहां से सीधे सीधे कह सकते हैं कि E2 इक्वल्स टू KL2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, अगर मैं उन्हें मार्क करता हूं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की तरह से। इक्वेशन फर्स्ट हमें बनती है E1 इक्वल्स टू KL1 एंड E2 इक्वल्स टू, इसे इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, E2 इक्वल्स टू KL2। तो अगर आप यहां से जो हमारा टारगेट है EMF कंपैरिजन का, तो अगर आप यहां से इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड करते हैं तो सीधे सीधे आपको वो एक रेशियो मिल जाता है दोनों EMFs के बीच का जो टेस्टिंग सेल्स आपको दिए हुए हैं। E1 अपॉन E2, K से K कैंसिल होगा, L1 अपॉन L2, यानी कि जो भी उनकी इफेक्टिव लेंथ्स का रेशियो होगा वही उनके EMFs का रेशियो होगा। तो पहली एप्लीकेशन बहुत ईजी है, प्रैक्टिकली अचीव करने में भी मैं बैलेंसिंग लेंथ वगैरह के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये भी नहीं बात कर रहा हूँ कि कैसे पहले स्टार्टिंग लेवल पर पोटेंशियोमीटर को टेस्ट किया जाता है कि लेफ्ट साइड टच करने पर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो राइट साइड टच करने पर राइट साइड डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, तो ही चांस होगा नल पॉइंट आपको मिलने का। ये काफ़ी प्रैक्टिकल जो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, लैब में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इन स्किल्स को आप एनहेंस कर सकते हो। अब हमारा जो है फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब हम शुरू करेंगे बात सेकंड एप्लीकेशन की। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन में आपको किसी गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो इक्वेशन आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो, आप ऑलरेडी जानते हो, V इक्वल्स टू E माइनस IR। अब इस इक्वेशन से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट तो किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नल पॉइंट ढूंढने के लिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पास होने वाला करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपके माइंड में ये बात बैठी रहती है कि करंट जीरो होगा, तो उस केस में अगर करंट जीरो रखा जाए इस यहाँ पर, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक को अपने दिमाग में रखना है। अगर आप होल डेरिवेशन एक साथ पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन अगर मैं इस डेरिवेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं या इस सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। पहला सर्किट आप ऑलरेडी उसके साथ फैमिलियर हो, अगर पहले सर्किट की बात की जाए तो वो वही रहेगा जैसा आपने पहले एप्लीकेशन में किया था, यानी कि एमीटर, रियोस्टेट, सोर्स वोल्टेज, सारी बातें वही हैं। पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियोमीटर वायर की बात बोल सकते हैं आप, या उसकी बात कर सकते हैं, A B
जहां पर आपने ए टर्मिनल फिक्स किया हुआ है पॉजिटिव, बी टर्मिनल फिक्स किया हुआ है नेगेटिव, रियोस्टेट आर एच, सोर्स वोल्टेज ई एस, जिसके सोर्स वोल्टेज आपको पता ही है फादर होता है किसका, इफेक्टिव लेंथ के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होती है। तो यहाँ तक सेम वो ही रहेगा। और आप जानते हो कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी जॉकी नल पॉइंट फाइंड आउट करने में हेल्प कर पाता है तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी, वोल्टेज अक्रॉस ए जे, वही वोल्टेज अगर बैलेंस पॉइंट आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो वही वोल्टेज जो होगी हमें सेल के ईएमएफ के इक्वल मिल जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वही वोल्टेज होती है सेल के ईएमएफ की। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपको सेल का ईएमएफ नहीं चाहिए, आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, जिसके लिए सेल एक्टिवेटेड होना चाहिए या उससे करंट ड्रॉ होना चाहिए। अब नल पॉइंट ऑब्टेन करते हुए करंट कैसे ड्रॉ करें, तो उसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक पर आप ध्यान देंगे। मैं इस सर्किट को यहीं छोड़ देता हूँ और आप ध्यान देंगे इस गिवन सेल पर। ये गिवन सेल जिसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आप इसमें से करंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस सेल को यूज करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जो आप बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स, प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं इस टाइम आर है। तो अल्टीमेटली इस टाइम आप इसको मत देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जस्ट इस सर्किट को पर फोकस कीजिए कि इस सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये तो फैमिलियर लग रहा है आपको कि इसके अंदर एक करंट सेटअप होगा और वो करंट आई जो होगा वो फाइंड आउट किया जा सकता है टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू E माइनस आई आर से, जहां V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर मैंने इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, आप जानते हो वोल्ट मीटर पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है, तो वो वोल्ट मीटर किस चीज की रीडिंग देगा, वो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा वोल्टेज अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि V इक्वल्स टू E माइनस आई आर से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब ये लॉजिक माइंड में रखिए कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल में से अगर मैं वोल्टेज ऑब्टेन करना शुरू करता हूं तो वो हमेशा ये वाली होगी। तो बस ये ही ट्विस्ट इसके अंदर आपको समझना है कि अगर मैं इस पूरे सर्किट को उठाकर यहां पर कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव एज यूजुअल, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, एंड जो इसकी नेगेटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया आपने गैल्वेनोमीटर के साथ, यहां पर इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ और फिर नल पॉइंट ढूंढना शुरू किया। तो इस टाइम पर जो इफेक्टिव लेंथ एल की वोल्टेज होगी या वोल्टेज अक्रॉस एजे होगी, वो एक्चुअल में किसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, जो इस सर्किट की टर्मिनल वोल्टेज है, ना कि ईएमएफ, क्योंकि आप इस सर्किट से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पर इस बार वीएजे ई को ओवरकम नहीं कर रहा है या ई के इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, इस बार वीएजे किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, इस सर्किट की टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज वी। ये लॉजिक आपको दिमाग में रखना है। तो डेरिवेशन भी बहुत ईजी है, लैब में भी आप बहुत ईजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब जरा इस बात पर फोकस करते हैं कि इसे मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसे 2 स्टेज में आपको सॉल्व करना है। पहली स्टेज, आपको इस सर्किट में मान लीजिए यहां पर आपने की कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल के की। तो फर्स्ट केस में आपको इसे ऑफ रखना है, यानी कि ये सर्किट एक्टिवेटेड नहीं है, उस टाइम पर इतना हिस्सा ये एक्टिवेटेड नहीं है, आप कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर से। तो उस केस में जब आप इसके अंदर से कोई करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यानी कि हम केस 1 की बात करते हैं, व्हेन की स्मॉल के इज ऑफ एंड आप ट्राई कर रहे हैं एक नल पॉइंट फाइंड आउट करने की, यानी कि उस केस में आपने IG0 फाइंड आउट कर लिया। तो और वो आपको मिला मान लीजिए L1 लेंथ पर, व्हेन IG इज 0। तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ ही नहीं किया जा रहा है तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रही है वो किसके इक्वल होगी, टेस्ट सेल के ईएमएफ के इक्वल होगी। तो उस केस में वोल्टेज अक्रॉस एजे इक्वल हो जाएगा टेस्ट सेल के ईएमएफ के और पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल के हिसाब से के L1 के। तो E की वैल्यू तो के L1 आ गई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के L1। अब आपको क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है। तो अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा, लाइन में एक करंट सेटअप हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम ही मिलेगा। और ये बहुत हम कंसिडरेबल बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको डेरिवेशन में भी बताएगी कि आप डेरिवेशन को सही से प्रोसीड कर रहे हैं या फिर यहाँ पर आपने कोई गलती कर दी है। अगर टर्मिनल वोल्टेज आपने यहाँ से ऑब्टेन करना शुरू किया तो ऑब्वियसली टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम ही होगी, और अगर टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम है तो उसकी बैलेंसिंग इफेक्टिव लेंथ भी L1 से कम होगी। यानी कि दूसरे केस में अगर आप बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, हम यहीं पर ही इसको ड्रॉ कर देते हैं कि मान लीजिए सेकंड केस का आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करना शुरू किया और गैल्वेनोमीटर की जो
एक्सपेक्टेड पोजीशन, जॉकी की एक्सपेक्टेड पोजीशन जे डैश पर मिलती है जिसकी इफेक्टिव लेंथ L2 है, तो L2 हमेशा छोटा होगा किससे, L1 से, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज EMF से क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में यानी कि केस 2 व्हेन की K इज इन ऑन स्टेट एज वेल एज व्हेन IG करंट इज 0, यानी कि नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस VAJ डैश किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज V के इक्वल होगा, विच इज E माइनस IR। और हम अगर पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल की बात करें तो VAJ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, KL2 के, तो KL2 इक्वल हुआ E माइनस IR के। सो E माइनस IR किसके इक्वल हो जाएगा, KL2। लेकिन अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो मैं यहां पर E को रिप्लेस कर सकता हूं KL1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, KL1, तो KL1 माइनस IR इक्वल हुआ KL2 के। तो यहां से अगर हम IR की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वो कितना होगा, K कॉमन L1 माइनस L2। ये आपका एक जजमेंट पॉइंट है जहां पर आप पता कर सकते हो कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अल्टीमेटली L1 हमेशा बड़ा होगा L2 से, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि L1 माइनस L2 आना चाहिए। अगर L2 माइनस L1 आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है सेम रूल्स को फॉलो करते हुए, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एरर होगी। अब यहां से जस्ट एक टारगेट रहता है R फाइंड आउट करना, तो K L1 माइनस L2 अपॉन I। अब प्रॉब्लम यह है कि I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो उसका बहुत छोटा सा मेथड मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एक छोटी सी बात अगर आप यहां पर फोकस करेंगे तो I करंट कैपिटल R में से भी पास हो रहा है और वही I करंट स्मॉल r में से भी पास हो रहा है, सेम है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R है इस कैपिटल V, टर्मिनल वोल्टेज जिसको आप बोल रहे हैं। तो अगर ओम्स लॉ इस पर लगाएं तो वी नो दैट V इक्वल्स टू होता है IR, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, और टर्मिनल वोल्टेज V आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो K की टर्म्स में पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल से, तो विच इज KL2, तो V की जगह आप लिख सकते हैं KL2, तो KL2 अपॉन कैपिटल R, ये वैल्यू I की आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो सारा कंप्लीट जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो K और L1 L2 की टर्म्स में आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो R इक्वल्स टू K इंटू L1 माइनस L2 अपॉन I, जो कि क्या है K L2 अपॉन R, जो मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा ऊपर, तो R इक्वल्स टू K टू K कैंसिल, आप देख सकते हैं फिर से K पर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू L1 माइनस L2 इंटू कैपिटल R अपॉन L2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के लिए। तो ये इतना टिपिकल भी नहीं है जितना हमें लगता है। बेसिक बात आप समझिए कि यहाँ पर एक सर्किट अलग से भी है जो सर्किट के अंदर या फिर सेल से करंट ड्रॉ करने के लिए डिजाइन किया गया है। नल पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड वही है। इस बार बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस सर्किट के अंदर करंट सेटअप है, स्विच ऑन है, तो इसके पैरेलल से जो आउटपुट आपको मिलेगा वो ईएमएफ का नहीं होगा, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज सेटअप हो रही है उसका होगा। तो सेम वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो आप से जो है एक इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेक्चर सफिशिएंट होगा दोनों एप्लीकेशंस को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस कमेंट्स में ही या फिर एक अलग से वीडियो बनाकर और ईजी मेथड से इसको सॉल्व किया जा सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो इजी ट्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, इजी मेथड्स के थ्रू कैसे कॉम्प्लिकेटेड किरचॉफ लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सकता है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।